4 बज चुके हैं। आप सबको नमस्कार। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे। सुनील रातौरी, संजीव कुमार जी सबसे पहले उपस्थित हुए। आपको बहुत ही हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। पंकज शुक्ला जी, रेखा वर्मा जी, सौरभ जी, सविता जी, योगेश महाजन जी, वसुंधरा जी, धीरज कुमार जी, पंकज जी, पंकज शुक्ला जी, रोहिणी बढ़े, अंकिता सिंह, कुछ नए नाम भी जुड़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। कल हम लोगों ने कार्श के बारे में चर्चा की थी, एमिसिएशन, जो कि एक प्रकार से कुपोषण जन्य व्याधि थी। आज हम लोग उन्माद पर चर्चा करेंगे। बहुत ही आम रोग है, मानसिक रोग के संदर्भ में, जिसको हम साइकोसिस कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं। डॉक्टर विकेश महाजन का प्रश्न है, उनका कोई पेशेंट है, सर्वांग कंडू है, विशेषतः यौन कंडू। सर्वांग कंडू अगर ओल्ड एज है, सीनियर पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उसमें त्वचा में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, फलस्वरूप सर्वांग कंडू उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अवस्था में उसको सिर्फ नारियल तेल या तिल तेल से सर्वांग अभ्यंग कराएं हैं, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। इससे खुजली जाती रहेगी, अनावश्यक दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वाकई अर्ली एज में 20, 40, 50, 60 के पहले ही खुजली उत्पन्न हो और कुछ उसमें ददोड़े टाइप के आ गए हों, तो देखना चाहिए कि ये अर्टिकेरिया तो नहीं है, शीत पित्त तो नहीं है। अगर शीत पित्त नहीं है और कंडू ही है, तो फिर उसकी चिकित्सा आपको करना है। इसमें निश्चित रूप से आपको संशोधन, स्किन डिसीज में तो संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। आप संशोधन कराएं, वमन विरेचन, अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती, अनुवासन पंचनिम्बादि तैल या निम्बादि तैल आता है, और जो निरूह वस्ती है वो मुस्त मदनम त्रिफलाकरंज आरगवद कलिंग यवाहा, जो सिद्धार्थक स्नान है, कुष्ठ में वर्णन है इसका, उसकी वस्ती आप दें। संशोधन करने के पश्चात फिर आप ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से आराम होगा। लगाने के लिए अगर शुष्क कंडू है तो वहाँ चाल मोगरा तेल लगाना चाहिए, और आर्द्र कंडू है तो निम्ब तैल, पंचनिम्ब तैल या करंज तैल पूरे शरीर में लगाना चाहिए। स्थानिक है, पूरे शरीर में नहीं है, तो टैक्जिमा ऑइंटमेंट चरक कंपनी का है, इसको दिन में 2-3 बार लगाएं। एलर्जिक टाइप का है तो अर्टिप्लेक्स लोशन एक आता है, उसको दिन में 3-4 बार पेशेंट में लगाएं। औषधियों में शुद्ध गैरिक 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन या गंधक भस्म 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये मिला करके एक डोज है। ऐसी दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ चटावें। पंचनिम्बवटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार। कैशोर गुग्गुल का भी सेवन 2-2 गोली के रूप में कराया जा सकता है। पीने के लिए महामंजिष्ठाधिक्वाद, खदिरारिष्ट, सारिवाद्यासो आदि आसोरिष्ट का सेवन कंडू रोग में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ संशोधन कराने के पश्चात यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। यौन कंडी के लिए आर्टिप्लेक्स लोशन, टैक्जिमा ऑइंटमेंट, एक बार लोशन लगाएं, दूसरी बार टैक्जिमा लगाएं, और स्थान का स्वच्छ रहे, ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। स्वच्छता, क्योंकि कंडू जो, अगर यौन कंडू प्रायशः जब स्वच्छता नहीं रहती है तब ये होता है, तो स्वच्छता के साथ साथ ट्रीटमेंट करें तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। जैन थैलेस्मा
ये भी इनका क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ऑन आईलिड्स, ये भी एक व्याधि है। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसका प्रदर्शन कभी कभी आईलिड्स में मिलता है। इट इज़ ए सॉफ्ट येलोइश फैटी डिपॉजिट दैट फॉर्म्स अराउंड द आईलिड्स। आईलिड्स के ऊपर कुछ येलोइश फैटी डिपॉजिट के धब्बे दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉट हार्मफुल, वैसे देखा जाए कोई इसमें तकलीफ नहीं होती है, बट इट इज़ ए इंडिकेटर ऑफ द पॉसिबल हार्ट डिसीज। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा हुआ है तो जिस प्रकार आँख के ऊपर पलकों में यह जमा हो जाता है, वैसा ही हार्ट में भी, कॉर्नरी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ऐसा यदि दिखे आँखों में इस प्रकार की येलोइश फैटी डिपॉजिट दिखें तो पॉसिबल हार्ट डिसीज़ का भी संभावना रहती है, तो उस पर भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल ना लें या ले रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में। मेंटेन योर वेट, क्योंकि ओवरवेट, ओबेज में ये लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। वेट को कंट्रोल करना है बाय द योगा, बाय द एक्सरसाइज। लिमिट सेचुरेटेड फैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सेचुरेटेड फैट आप लिमिट कर दें, मत खाएं। और अंततोगत्वा यदि ये ठीक नहीं होता तो सर्जरी के माध्यम से इसको निकाल दिया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जो ओबेस का ट्रीटमेंट है, मेदो रोग का ट्रीटमेंट है, वही ट्रीटमेंट यहाँ पर इस पेशेंट में करना होगा। संभव हो तो वमन विरेचन कराएं। अगर वमन विरेचन नहीं करा पाते हैं तो लेखन वस्ती का प्रयोग करें। लेखन वस्ती में त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, गिलोय और विडंग, ये टोटल 200 ग्राम औषधि ले लें और इसमें लगभग 1200 ml पानी डालें। 300 ml शेष रहने तक पका लें और इस 300 ml में गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम, सेंधव 5 ग्राम, ये विधिवत वस्ती आप दें। इसमें 500 मिलीग्राम शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत डाल सकते हैं। तुत्थ जो है करीब 2 ग्राम डाल सकते हैं। ये भी एक प्रक्षेप के द्रव्य में, प्रक्षेप के रूप में हम डालते हैं। इसके एक्टिविटी जो लेखन का कार्य है वो और अच्छा हो जाता है, तो ये चिकित्सा करना चाहिए। इसके अलावा मेदोहर गुग्गुल, टैबलेट ओबेनिल, आरोग्यवर्धनी आदि का सेवन आप पेशेंट में कर सकते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उन्होंने शरीर का, एक कोई पेशेंट है, शरीर का पिछला भाग शीत होता है और सामने वाला उष्ण। अब ये किसी विशिष्ट व्याधि का लक्षण तो नहीं कह सकते हैं। कई बार देखने में भी, स्पर्श करने में भी धोखा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो तो निश्चित रूप से आप इसमें विरेचन क्रिया करा दें। विरेचन कर्म आभ्यंतर स्नेहपान शतावरी घृत से या पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें और फिर विधिवत जब सम्यक स्नेह के लक्षण मिलें तो 3 दिन तक स्वेदन करने के पश्चात विधिवत विरेचन करा दें। विरेचन में निशोथ, त्रिव्रत और छोटी हरण 30-30 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बना लें और इस काढ़े में करीब 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला लें और ये विरेचन के लिए दें। इससे बढ़िया विरेचन हो जाएगा। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं वायु इसमें इन्वॉल्व रहता है। यदि वायु की गति नॉर्मल हो जाएगी तो हो सकता है ये ठीक हो जाए। इसके अलावा कृमि रोग भी हो सकते हैं, तो कृमि रोग के लिए भी चिकित्सा हमको करना है। इसके लिए कृमिघ्न वस्ती मैंने आपको बताई है, मेरी किताब में भी है। कृमिवक्स दीजिए, इससे हो सकता है ये पेशेंट ठीक हो। इसके अलावा टैबलेट नियो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को आप देवे और पंचनिम्न बटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, इसको भी देवे। आसुअरिष्ट में 10 मूलारिष्ट 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन करें। साथ में अच्छा अभ्यंग करें। अभ्यंग के लिए महानारायण तैल, मुरुवन्ना तैल
सहचर तैल, अश्वगंधा बलादि तैल, इन तैलों से प्रातः एवं सायं अच्छा अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के पश्चात थोड़ी देर रुकें और आधा घंटे बाद फिर स्नान कर सकते हैं। तो इससे हो सकता है पेशेंट में लाभ प्राप्त हो। कई बार ये मानसिक रोग भी हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रख के हमको ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर वंदना पाठक ने कमेंट किया है, उन्होंने सही बात बोली है कि अगर कान के पर्दे में छिद्र हो जाए तो ऊपर से कोई दवा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो इंटरनल ऑर्गन्स में भी पहुंच सकता है। लेकिन सामान्यतः मैंने देखा है कि ऐसा ही पेशेंट जो है या जो ऐसे अनभिज्ञ डॉक्टर लोग होते हैं, वैद्य होते हैं गाँव में, वो बोल देते हैं छेद हो गया है। छेद हो गया है तो इट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। पेशेंट को बड़ी तकलीफ होगी, सुनने में भी तकलीफ होगी। लेकिन यदि हिंगवादी तेल एक दिन डालें, यदि कोई तकलीफ ना हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर छिद्र है, वाकई छिद्र है, तो तैलों का न प्रयोग करके शुष्कता रखना चाहिए। सारीवादी बटी, पंचनिम्न बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें, और साथ में जो ईयर स्पेशलिस्ट है उनको दिखा कर ये आवश्यक, यदि सर्जरी की आवश्यकता है तो सर्जरी इसमें करा लेना चाहिए। चंदन काला जी ने पूछा है, ऑपरेशन के बाद इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया है तो क्या करें? तो ये तो सर्जिकल प्रॉब्लम है। हो सकता है ऑपरेशन के दौरान ही इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया हो, तो उसको तो सर्जरी के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है, और कोई ऐसी औषधि नहीं है कि वो एकदम से ठीक हो जाए। संध्या नेवे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोटिक चेंजेस इन लंग्स विद ब्रीथलेसनेस। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल पांडे जी का है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। यही एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बाद में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और बाद में ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकिएक्टेसिस जैसे असाध्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें विधिवत जो तमक श्वास का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इसमें आप करें। और इसमें फाइब्रोटिक चेंजेस इन लंग्स यदि गंभीर स्वरूप में नहीं है, बहुत बड़े नहीं हैं, तो ये निश्चित है पंचकर्म से ठीक होंगे। दोनों रोगों में पंचकर्म कराना चाहिए। हिक्का श्वासादितम स्निग्ध आदो स्वेदय उपाचरेत आत्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्वर संकरी है। तैरस घृता श्लेष्मा श्रोता स्वभिविलियते खानी मार्दो मात तो वातान्नोमता। सबसे पहले वक्ष प्रदेश में तिली तैल और नमक सेंधा नमक, इससे अभ्यंग करना चाहिए। नाड़ी श्वेत और पत्रपिंड श्वेत वक्ष प्रदेश में करें, जिससे जो चिपका हुआ कफ है वो निकलेगा, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में मार्ग अवरोध हो जाता है तो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। बाद में रोंकाई, रॉल्स एंड रोंकाई भी रोगी में प्राप्त होने लगते हैं। तो इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यंग और नाड़ी श्वेत या पत्रपिंड श्वेत करें वक्ष प्रदेश में। दूसरा, 3 दिन तक दीपन पाचन औषधियाँ, पंचकोल काढ़ा या त्रिकट चूर्ण दे करके आम पाचन कर दें, और फिर वासादि घृत से या त्रिफला घृत से इनका आभ्यंतर स्नेहपान करें। सम्यक स्नेह लक्षण जब आपको प्राप्त हो जाए तो एक दिन स्वेदन करें। एक दिन का मतलब प्रातः, सायं, और जिस दिन वमन कराना है उस दिन 3 अन्नकाल स्वेदन करें। स्वेदन करने के पश्चात फिर वमन करा दें। वमन के लिए यहाँ पर मुलेठी और कंठकारी 30-30 ग्राम लेके काढ़ा 100 ml बना लें, और इसमें मदन फल पिपली 15 ग्राम यौकुट करके भिगो कर रख दें एक दिन पहले, वमन के एक दिन पहले। प्रातःकाल मसलें छाने और इसमें सेंधौ 2.5 ग्राम 20 ml शहद मिला करके वमन कल्प तैयार करें और विधिवत वमन कराएं। विधिवत का मतलब यह है कि वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, नाड़ी वगैरह परीक्षण कर लें, उसका वेट है, पल्स रेट है,
रोग से संबंधित लक्षण हैं वो आप नोट कर लें, और उसके पश्चात फिर वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करें जिस दिन आप वमन करा रहे होते हैं, और फिर वमनोपक औषधि आकंठ पिला करके, आकंठ माने पूरा पेशेंट बोले कि अब मैं नहीं पी सकता हूँ, डकार आने लगे, तो इसके लिए गन्ने का रस बहुत अच्छा रहेगा ऐसी अवस्था में। और यदि गन्ने का रस नहीं पी पाते हैं तो दुग्ध में भी विरेचन वमन करा सकते हैं। तो ये मदन फल कल्प दे के बाकायदा अभिमंत्रित करके और उसके पास वमन करा दें। वमन कराने के बाद वमन के 15वें दिन विरेचन, तो संसर्जन गम करें। फिर 9वें, 10वें, 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में करें। वहाँ 30 ml से स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, 100 ml, 150 ml, 200 ml 9वें, 10वें, 11वें दिन। फिर 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड, वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करें 3 दिन, और ऐसा आहार विहार दें जो कफ पित्तवर्धक न हो, लघु आहार का सेवन कराएं। और फिर 15वें दिन विरेचन दे दें। यानी यह ध्यान रहे कि वमन और विरेचन के बीच में 15 दिन का अंतर होना चाहिए। फिर विरेचन करा दें। विरेचन में कुटकी, निशोथ, अमलता, छोटी हरड़ प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लें, और इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल डाल करके विधिवत विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात संसर्जन क्रम कराएं, और उसके बाद नस्य कर्म बहुत उपयोगी है। वैसे भी ज़्यादा वेग आते हो, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, तो प्याज या लहसुन सुरस निकाल करके इससे आप नस्य करा सकते हैं। इसको औपीड़ा नस्य ही बोलेंगे। इसकी मात्रा 4 से 6 बूंद रखें, इससे रोगी को बड़ा आराम मिलता है। इसके अलावा फिर औषधियाँ का सेवन करें। भारंग्यादिक्वाथ निरंतर देवें। शुरू से जब से आपने आभ्यंतर स्नेहपान चालू किया तब से आभ्यंतर स्नेहपान आपने दिया, लेकिन इसको साथ साथ में भारंग्यादिक्वाथ का सेवन शुरू से कराएं। इसके अलावा श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, कफ केतु रस 250 मिलीग्राम, टंकण 250 मिलीग्राम। टंकण जब कफ न निकल रहा हो तो टंकण डालें, और कफ यदि निकल रहा हो तो ऐसे स्थान में फिर अभ्रक भस्म डालें। और इसकी दिन में 3 या 4 बार, क्योंकि काश, श्वास, हिक्का, तृष्णा आदि ऐसे रोग हैं जिसमें मुहुर्मुहु दवा देनी पड़ती है। 2 बार या 3 बार देने से काम नहीं चलेगा, मुहुर्मुहु औषधि का सेवन कराएं। इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे वासारिष्ट है, कनकासव है, इनका भी प्रयोग रोगी में करा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि खास तौर से ब्रोंकाइटिस में गर्म पानी का सेवन जरूर कराएं। गर्म पानी का ही सेवन पेशेंट को करना चाहिए। अच्छा होगा कि शुंठी से सिद्ध कर लीजिए पानी को, और इसी पानी को अंत तक, जब तक आप मौन विरेचन करा दें तब तक आप इसको देना चाहिए। इसके अलावा भी पेशेंट को समझाइश देना चाहिए कि आप जब भी पानी पिएं तो कोष्ण गर्म करके कुनकुना पानी पिएं, और ताज़ा खाना खाएं, और निदानम परिवर्जनम सबसे बढ़िया। खट्टी चीज़ें, तली मली चीज़ें ये बिल्कुल रोगी को नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से आप एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक जो ब्रोंकाइटिस है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। फाइब्रोटिक चेंजेस, तो इसमें अगर सिर्फ फाइब्रोटिक चेंजेस है तो वमन न करा के सिर्फ विरेचन कराएं। विरेचन करने से ठीक रहेगा। और इसके अलावा इसमें फाइब्रोटिक के लिए जो शोथग्न बस्ती मैं बताते रहता हूँ उसको लगाएं। इसमें वरुणादिक्वाथ, और दूसरा है तृणपंचमूलक्वाथ। इनको 100-100 ग्राम ले लें। 200 ग्राम 1200 ml पानी 400 ml शेष रहने तक या 300 ml शेष रहने तक पकाएं, और 300 ml में फिर इसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, सैंधव मिला दें 5 ग्राम, और ये बस्ती लगातार 15 से 20 दिन तक दें। इससे फाइब्रोटिक जो फाइब्रस हैं वो निश्चित रूप से इसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा कांचनादि उगुल 2 गोली सुबह शाम को, और त्रिफला, विडंग, इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर 1-1 चम्मच दिन में 2 बार देना चाहिए। तो फाइब्रोसिस में बहुत ही अच्छी तरह इसका आराम मिलता है। ब्रीथलेसनेस है तो बार बार सोमफांट पिलाएं। सोमफांट, सोमलता आती है बाजार में, उसको यो कुट कर लें,
और 4 चम्मच लें योगुर्ट किया हुआ, और 4 कप पानी, और 4 कप पानी लेके और उसको एक बार बॉईल करें। एक बार बॉईल करने के बाद वो ठंडा कर लें, छान लें, और इसी को बार बार 1-1 घंटे, आधा घंटे के अंतर से सोमलता फांट बना लेना चाहिए। तो लगभग 1 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम अमल लता जो मैंने आपको बताई उसको योगुर्ट करके और एक बार बॉईल करें। सिर्फ सोमलता को ज़्यादा बॉईल करेंगे तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। एक बार बॉईल करने के बाद छान लीजिए और दिन भर उसी को पानी पिलाइए। तो इसमें इफिड्रिन होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ये ध्यान में देते रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो गर्म पानी का भाप से आप भाप लेवें मुंह से और नाक से, इससे भी लाभ होगा। अन्य चीज़ उसमें विक्स आदि ना मिलाएं, उससे शुरू में लाभ लगता है लेकिन बाद में तकलीफ़ होती है। इसलिए सादा पानी का भाप का सेवन पेशेंट में करें। और जैसे मैंने पहले बताया, वक्ष प्रदेश में तिली तेल और साथ में सेंधव मिला करके और अभ्यंग करें और बाद में नाड़ी स्वेद या पत्र पिंड स्वेद करें। इससे क्या है, इससे जो कफ अंदर जमा हुआ है ढीला हो जाता है, पेशेंट को आराम मिलता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट में जब कफ का निष्कासन होता है तो रोगी को आराम मिलता है, और जब तक कफ का निष्कासन नहीं होगा तब तक खांसी रोगी को आती रहेगी। इसके अलावा अगर शुष्क काश है तो सीतोपलादी चूर्ण का सेवन कराना चाहिए। पुनः 1-1 चम्मच दिन में हर 1 घंटे 2 घंटे में शहद के साथ या गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। और यदि कफ ज़्यादा मात्रा में निकल रहा हो तो तालीसादी चूर्ण का सेवन पेशेंट में कराना चाहिए। इसके अलावा यदि आर्द्र काश हो जिसमें कफ ज़्यादा निकल रहा हो तो लौंगादी बटी चूसने के लिए देना चाहिए, और यदि कफ न निकल रहा हो तो खदिरादी बटी या एलादी बटी चूसने के लिए देना चाहिए। तो इस तरीके से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे साथी जो निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील रातौरी जी बड़े अनुभवी चिकित्सक हैं और उनकी जिज्ञासा भी बनी रहती है। अनुराग अहिरवार जी जो टीकमगढ़ में हैं, अच्छी इनकी प्रैक्टिस है। डॉक्टर KN गंगवार जी ये माने हुए प्रसिद्ध पंचकर्म विशेषज्ञ हैं बरेली के। भानु प्रताप सिंह, संजीव कुमार जी, मनदीप शुक्ला जी, मोहित गहलोत, मोकम्बिका रचना जी, विनय मित्तल, मनोरंजन साहू जी, लालचंद जायसवाल जी, RB प्रजापति, ये भी प्रसिद्ध पंचकर्म के चिकित्सक हैं बरेली के। और इनका तो मुझे लगता है दिन में 2-3 बार तो फ़ोन आता ही है, पेशेंट की चर्चा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान पिपासा रखते हैं, ऐसे हैं हमारे प्रजापति जी। राजेंद्र कुंद्रा जी और निर्मला स्वाल, ये बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक हैं पंचकर्म के नेपाल में। अभी आज मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा, संतुलित आहार पर था, वो नेपाली भाषा में, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। मुझे समझ में सब आ रहा था। तो लोकल टीवी में वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही हम क्या होता है, हम बहुत काम करते हैं लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं हो पाता, उसको पता नहीं चल पाता। तो ऐसे कार्यक्रम के द्वारा अपने अनुभवों का और साथ साथ में ज्ञान का लाभ एक दूसरे को मिलता रहता है। तो इस दृष्टि से मैं निर्मला स्वाल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। संध्या पांडे जो कि बहुत योग चिकित्सक हैं, पंचकर्म के विशेषज्ञ अंबिकापुर में। डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर संतोष सिंह और नवीन चंद्र जोशी, ये प्रसिद्ध मर्मज्ञ, मर्म के बारे में अच्छा इनका लेक्चर रहता है और विद्वान हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। योगेश महाजन जी, वंदना पाठक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, अच्छी टिप्पणियाँ वो लिखती हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है। आशुतोष कुमार जी जो पटना से हैं, पंकज शुक्ला जी, चंद्रकला जी, उषा तबानी, शिल्पा पालस्कर, सोनम गोहाने, प्रशांत ससाने, नीलम शुक्ला जी, इनके भी खूब फ़ोन आते रहते हैं पेशेंट के संदर्भ में। सविता पाटिल, आनंद आयुर्वेद, ज्योति बाला डामोर, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंचकर्म के राजस्थान में। विनेश्वरी श्रीवास्तव, संजीव भाटिया जी, मोहम्मद शाहिद,
ये प्रसिद्ध चिकित्सक हैं उत्तरांचल में। सविता साजन, मनीष खरे, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, आर्य इंडिया, सोनल पटेल, पंकज शुक्ला, डॉक्टर दिलीप सोलंकी, डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर शुभांगी गोकर, गौरव साहू, संध्या पांडे और हमारे प्रिय चिकित्सक ओम प्रकाश तिवारी जी और मणिभूषण जी। ये प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, जैसा मैंने बताया था। पटना में इनकी प्रैक्टिस है और अच्छा हॉस्पिटल भी नया इन्होंने बनाया है। डॉक्टर रेखा वर्मा। तो इस तरीके से हमारे बीच ये चिकित्सक हमेशा उपस्थित होते हैं, उनको सादर नमन। इसी प्रकार ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं है। अब आइए आज उन्माद पर हम चर्चा करेंगे, जिसको हम साइकोसिस कह सकते हैं। साइकोसिस उन्माद के अंतर्गत अधिकांश मानस रोगों का समावेश हो जाता है। बहुत सारे रोगों का समावेश उन्माद के अंतर्गत हो जाता है। मानसिक भाव 8 होते हैं। इनकी विगुणता से उन्माद की उत्पत्ति होती है और ये मानसिक भाव हैं मन, बुद्धि, संज्ञा, संस्कृति, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा और आचार। इन मानसिक भावों की विकृति के फलस्वरूप उन्माद रोग होता है। मदयंत उद्गता दोषाः यस्माद् उन्मार्गम आश्रिताः मनसो एवं तो व्याधि उन्माद इति कृतः। जब जो है दोष ऊर्ध्वगत हो जाते हैं, मन व स्रोतस के माध्यम से ऊर्ध्वगत शिरा प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं, तो उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। निदान के रूप में विरुद्ध आहार का सेवन, दुष्ट और अपवित्र भोजन का लगातार सेवन, देव ऋषि गुरु माता पिता ब्राह्मणों का निरंतर अपमान करते रहना, शरीर की विषम चेष्टाओं के कारण भी ये रोग हो सकता है। इसके अलावा अति भय और अत्यंत हर्ष और अत्यंत भय के कारण भी उन्माद रोग हो सकता है। वृद्ध दुष्टा अशुचि भोजनानि प्रदर्शनम देव गुरु दुजानाम उन्माद हेतु भय हर्ष पूर्व मनोविघातो विश्वास चेष्टा। इसकी संप्राप्ति देखें तो अपने कारणों से वातादि दोष, सत्व गुण की कमी से या दुर्बल मन वाले मनुष्य के बुद्धि निवास अर्थात हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतस में व्याप्त होकर मनुष्य के चित्त को भ्रमित करके उन्माद रोग की उत्पत्ति करते हैं। तैरल्प सत्वस्य मलाह प्रदुष्टा बुद्धेर निवासम हृदय प्रदुष्य श्रोतांश अधिष्ठाय मनोवहानी प्रमोहंत्यासु नरश्चेता। ये इसकी संप्राप्ति। इसमें विशेष चीज है तैरल्प सत्वस्य, जिसका पहले से ही मन दुर्बल हो, अल्प सत्व वाला हो, और फिर ये अहितहार विहार जो मैंने बताया उनका सेवन करे तो उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। और जो सत्व अच्छा है, बल अच्छा है, मन बलवान है, तो उसको उन्माद रोग नहीं होगा। भेदों को देखें तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानसिक दुख और विसर्ज, ऐसे 6 प्रकार के उन्माद सुश्रुत ने बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानसिक और विसर्ज। चरक ने 5 ही प्रकार के बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। वातज उन्माद के लक्षण प्रायशः एक्यूट साइजोफ्रेनिया से मिलते जुलते हैं, एक्यूट साइजोफ्रेनिया। और पैत्तिक उन्माद के लक्षण मेनिया से मिलते हैं। और कफज उन्माद के लक्षण साइकोसिस, साइकोटिक डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं। और जो त्रिदोषज उन्माद है वो प्योर साइजोफ्रेनिया के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। उसको उन लक्षणों को देख करके ट्रीटमेंट की व्यवस्था हमको करना चाहिए। लक्षण में बुद्धि का विभ्रम हो जाना, मन की चंचलता, इधर उधर देखना, धैर्य का अभाव, असंबंध प्रलाप, हृदय शून्यता, आत्मज्ञान का अभाव, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। धीधृति स्मृति विभ्रंसो यद कुरुते अशुभम, धीधृति स्मृति विभ्रंसो यद कुरुते अशुभम। धीधृति का नाश हो जाता है, बुद्धि विभ्रम हो जाती है, मन चंचल हो जाता है, ये लक्षण रोगी में मिलते हैं। धी विभ्रम सत्व परिपलस्य पर्याकुला दृष्ट धीरता च अबद्ध वाक्तम हृदय शून्यम सामान्यम उन्माद गदस्य लिंगम। आगंतुज में
देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, पितरों को उनके अनुचित रूप से पूजन करने से, यम नियम का पालन न करने से, व्रत पूजा नियम से न करने से और पूर्वकृत पाप के कारण ये आगंतुक उन्माद की उत्पत्ति होती है। देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्षा, रक्षा, पितृणाम अवधर्षणानि आगंतु हेतु निम्न व्रताति मिथ्या कृतम कर्मचा पूर्वदेहे। तो ये उन्माद के और आगंतुक उन्माद के मैंने आपको लक्षण बताए। और आगंतुक के जो लक्षण हैं वो ऐसा पुरुष जिसमें पराक्रम नहीं है लेकिन बहुत पराक्रमशाली हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए, ज्ञान विज्ञान की बातें करने लगे, तो ये समझ लीजिए आगंतुक उन्माद के लक्षण हैं। आमर्त वाग विक्रम वीर चेष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलादि वीर्यः उन्माद कालो अनिहतस्य भूतोथ उन्माद उदाहरितम। ये आगंतुक उन्माद के लक्षण हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो वातज उन्माद है तो स्नेहपान प्रमुख चिकित्सा है और मृदु शोधन। स्नेहपान कल्याण घृत से, पंचतीर्थ घृत से या अश्वगंधा शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें और मृदु शोधन करें अगर प्योर वातज है तो, क्योंकि वातज में तीक्ष्ण कार्य नहीं करना चाहिए। तो मृदु शोधन करें, मृदु वमन और मृदु विरेचन। उन्मादे वातजे पूर्वम स्नेहपानम विशेषवत कुर्यात आवृत मार्ग हेतु सस्नेह मृदु शोधनम। लेकिन अगर कफ का पित्त का अनुबंध है तो कफ पित्तोद भवेद अप्यादु वमनम सा विरेचनम स्नेह सोदोपन्नम शुद्धे संसर्जन क्रम। यदि कफज है तो उसमें वमन कराइए, पैत्तिक है तो विरेचन कराइए, और लेकिन उसके पहले सम्यक स्नेहपान कराने के पश्चात ये पंचकर्म आपको कराना है। दीपन पाचन, पहले पंचकोल काढ़े से दीपन पाचन कर लीजिए। आभ्यंतर स्नेहपान जैसे मैंने बताया कल्याण घर से, ब्राह्मी घर से इनका आभ्यंतर स्नेहपान करें और फिर आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात वमन और विरेचन जरूर कराएं। मानस रोगों में संशोधन कराना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार निरूह और अनुवासन का सेवन भी करना चाहिए। तो दीपन पाचन आपने कर दिया, उसके पश्चात एक दिन स्वेदन करना है, चंदन बलालाक्षादित तेल से वाह्य अभ्यंग करना है और वमन कल्प के रूप में वचा 30 ग्राम ले लीजिए, इसका काढ़ा बना लीजिए 100 ml और इसमें मदन फल 10 ग्राम यवकूट करके डाल दीजिए वमन के एक दिन पहले, और फिर जैसे मैंने चर्चा भी की विधिवत वमन फिर रोगी में कराइए। विरेचन हेतु स्नेहपान तो हुई कल्याण घृत ब्राह्मी घृत से करिए और विरेचन के कल्प के रूप में अमलतास, निशोथ और मुनक्का, अमलतास, निशोथ, मुनक्का ये प्रत्येक 30-30 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें 50 ml या 40 ml कैस्टर ऑयल डाल करके विरेचन करा दीजिए। विरेचन के बाद संसर्जन कर्म और विरेचन के 9वें दिन से फिर बस्ती चालू करिए। अनुवासन बस्ती के रूप में ब्राह्मी घृत या शतावरी घृत से 30 ml भोजन के बाद आप अनुवासन बस दीजिए। निरूह बस्ती के रूप में इसमें जटामांसी, शंखपुष्पी, वचा, अपामार्ग, फिर से मैं बोल रहा हूँ निरूह बस्ती के लिए जटामांसी, शंखपुष्पी, वचा और अपामार्ग प्रत्येक 50-50 ग्राम लेकर के और 300 ml के लगभग काढ़ा बना लीजिए और इसमें कल्याण घृत 50 ml, शहद 50 ml और सैन्य 10 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती बनाइए। तो इस तरीके से आप काल बस्ती क्रम, अनुवासन, आस्थापन क्रमशः 16 बस्तियों का सेवन इसमें कराएं। इसमें शिरोविरेचन भी बहुत श्रेष्ठ लाभ करता है। तो शिरोविरेचन के लिए जो द्रव्य हैं वो आप चाहें तो नोट कर लीजिए। इसका हम अवपीड़न नस्य भी दे सकते हैं, धमापन भी दे सकते हैं। तो इसके लिए सुंठी, मरीच, पीपल, हरिद्रा, दारू हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों और शीश, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुंठी, मरीच, पीपल अर्थात त्रिकटु, हरिद्रा, दारू हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों और शीश, इनको बराबर मात्रा में बकरे के मूत्र या पानी में घोल करके और उसको अच्छी तरह छान लें
2 घंटा गोमूत्र या पानी में द्रव्य पड़े रहें तो अच्छे हो जाते हैं, रस भी निकलेगा और बाद में अच्छे से कपड़े से छान लें। तो इस तरीके से अवपीर्ण नस्य आप दे सकते हैं। अच्छा होगा कि एक दिन पहले आप भिगो के पानी में रख दें, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, और प्रातःकाल फिर उसको अच्छी तरह निचोड़ करके 6 से 8 बूंद की मात्रा में नस्य आप देवें। इससे बड़ा बहुत ही श्रेष्ठ लाभ इससे प्राप्त होता है। उद्वेग जनित कार्य, कई बार जो है पेशेंट जो है अनावश्यक क्रियाएं करता है, डराता है, धमकाता है। ऐसी अवस्था में उद्वेग जनित कार्य भी करना चाहिए, जैसे भय दिखाना, ताड़ना देना, बांधना, आश्चर्यजनक बातें सुनाना, पुलिस से या जिससे वो डरता हो उसका डर दिखाना, ये रक्षा रोगी में करना चाहिए। संज्ञा प्रबोधक, संज्ञा प्रबोधन के लिए प्रदेह, उबटन, अभ्यंग, धूम्रपान और घृतपान का सेवन कराना चाहिए। तो संज्ञा प्रबोधन के लिए प्रदेह, उबटन में आप जो ब्राह्मण द्रव्य हैं, जटामांसी, अश्वगंधा, खुरासनी, अजवाइन, इनका आप जो है उद्वर्तन करें, इसमें थोड़ा घृत मिला दें और इससे उपटन भी आप कर सकते हैं। और ये कहा जाता है घृतपान जितना पुराना घृत हो उतना बड़ा लाभ करता है। तो घृतपान भी आप 10 से 20 ml भोजन के 1 घंटा पहले, आधा घंटे पहले आप सेवन करा सकते हैं। इसके लिए कल्याण घृत या ब्राह्मी घृत, इसका सेवन आप कर सकते हैं। अब आइए कुछ शमन औषधियों के बारे में चर्चा कर लें। तो मेध रसायन क्वाथ, ये बड़ी उपयोगी क्वाथ है। इसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलेठी, ये काढ़ा बड़ा अच्छा है। इसके अलावा जटामांसी आदि क्वाथ, ये भी मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जटामांसी, अश्वगंधा और खुरासानी अजवाइन, इस दोनों काढ़े में से किसी एक काढ़े का प्रयोग करें। और शिरः तर्पण, उन्माद के रोग में शिरः तर्पण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वात का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो शिरः तर्पण में शिरोधारा या पिचु धारण, अश्वगंधा बलादि तैल या चंदन बलाक्षादि तैल से शिरोधारा करें। धारण कम से कम 50 मिनट तक शिरोधारा करना चाहिए। इसके अलावा सर्वगंधा बटी, ब्राह्मी बटी, इनका भी प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। सर्वगंधा बटी, इससे नींद आती है और पेशेंट को बड़ा आराम मिलता है। ब्राह्मी बटी से ये जो मानसिक जो ब्रेन हो जाता है, ब्रेन जो है एक तरह से एट्रॉफी हो जाती है, उसके लिए बड़ा उपयोगी है। सारस्वतादि चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम को आपको लेना चाहिए। इसके अलावा सारस्वतारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। अश्वगंधा और चंदनासो, अश्वगंधारिष्ट और चंदनासो 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। औषधियों में उन्माद गज केसरी रस 250 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन्माद गज केसरी रस 250 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। इसको ब्राह्मी अवले के साथ दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। दूसरा योग है उन्माद गजांकुश रस 250 मिलीग्राम, मुक्तापिष्टी 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर 125 मिलीग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन्माद गजांकुश 250 मिलीग्राम, मुक्तापिष्टी 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर 125 मिलीग्राम। ये ब्राह्मी अवले या च्यवनप्राश के साथ दिन में 2 या 3 मात्राएं सेवन कराएं। इसके अलावा अगध धारण जो औषधियाँ होती हैं उनका धारण करना चाहिए। वो है सरसप, वचा और हींग। ये बराबर मात्रा में एक कपड़े में बांध लें और उसका धारण कराएं। ये भी बड़ा उपयोगी है। इसका चूर्ण का सेवन भी हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अगध, सिद्ध अगध। इसके अलावा ब्रह्म रसायन, जैसा मैंने बताया आपको, ब्राह्मी अवले ब्रह्म रसायन का सेवन कराएं। लसुनादि घृत का भी उपयोग इसमें उन्माद में बहुत ही श्रेष्ठ है। साध्यासाधता की दृष्टिकोण से देखें तो वातज पित्तज कफ साध्य है, त्रिदोषज असाध्य है और मानसिक जो है कृच्छ साध्य है। लेकिन क्षीण व्यक्ति हो गया हो, मुख नीचे या मुख ऊपर, नींद नहीं आ रही हो, ऐसा रोगी, उन्माद का रोगी असाध्य होता है। तो इसका विधिपूर्वक, सावधानी पूर्वक और पेशेंट के काउंसलिंग करके
और पेशेंट से ज़्यादा जो इनके अभिभावक हैं उनको समझाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि चिकित्सा के समय, शिरोधारा के समय उनके जो आदमी जिसको पेशेंट लाइक करता हो उसका होना आवश्यक है, नहीं तो पेशेंट शिरोधारा नहीं कराएगा। दूसरी बात, औषधि जो अभी हमने उल्लिखित की है, पेशेंट पे नहीं छोड़ें, आपको खुद को ही दवा देना है। जो उसके साथ रहेगा तो ही निश्चित समय पे दवा जाएगी, अन्यथा पेशेंट जो है उन्माद से ग्रसित है और वो दवाइयाँ समय पे नहीं लेगा। ये बातों को ध्यान रख करके ये ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसी वक्त आपके सम्मुख होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।